नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऊष्मा बजट के बारे में। ऊष्मा बजट का मतलब है सौर बजट। यानी पिछले वीडियो में हमने देखा है कि सूर्य से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को हम किस रूप में मानते हैं, एक यूनिट के रूप में मानते हैं। यानी हमें जो ऊर्जा मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 100% ऊर्जा मिल रही है। बजट का मतलब होता है कि जो कितनी ऊर्जा हमें मिलती है उसका उपयोग हम किस रूप में करते हैं और वापस जो ऊर्जा है वो किस रूप में मुक्त होती है। यानी 100 का बैलेंस कैसे बना हुआ रहता है, ये 100 का जो बैलेंस है वो कैसे बना हुआ रहता है, तो इसी को कहते हैं हम सौर बजट या ऊष्मा बजट। जो सूर्य की जो ऊर्जा है वो हमें 100 इकाई के रूप में मिलती है। हमने पिछले वीडियो में देखा है वायुमंडल की परतों का जब हमने अध्ययन किया था तो उसमें वायुमंडल की परतें हमने पढ़ी थी, सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। हमने इसे पढ़ा था उसमें कि सौरमंडल होता है, उसके बाद में समताप मंडल होता है, उसके बाद में मध्य मंडल होता है, उसके बाद आयन मंडल होता है, उसके बाद में बहिर्मंडल होता है। तो जैसे ही ये विकिरणें सूर्य से मुक्त होती है तो निर्वात, ये स्थान क्या है, निर्वात है। इस निर्वात स्थान में ये विकिरणें प्रवेश करती है और यहाँ पर जैसे मान लेते हैं यहाँ से इस स्थान से क्या हो जाता है, वायुमंडल शुरू हो जाता है। तो जैसे ही ये वायुमंडल तक आती है तो इसका 35% भाग, यानी 100 में से 35% भाग तो क्या होता है, इस वायुमंडल से टकरा करके सीधा ही चला जाता है। ना तो इनका अवशोषण होता है, ना इनकी किसी प्रकार की क्रियाएं होती है, ये टकराती है और वापस अंतरिक्ष में ही चली जाती है। ठीक है साहब। 35 भाग जब चला जाता है तो पीछे बचता है 65 भाग। जो 65 यूनिट, जो 65 इकाई जो बचती है वो वायुमंडल में क्या करती है, प्रवेश करती है। जैसे 65 यूनिट वायुमंडल में प्रवेश करती है, इस 65 में से 14 यूनिट जो होती है वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि ओजोन जो परत होती है वो हमें पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो जो ओजोन परत वगैरह है, वायुमंडल है, धूल के कण हैं, वो क्या करते हैं, इस 65 में से 14 भाग को अवशोषित कर लेते हैं वायुमंडल में ही। ठीक है, समझ में आ रहा है कि जब सूर्य की ये जो 100 यूनिट है, ये 100 यूनिट सूर्य से आई, यहाँ निर्वात स्थान था, इसमें पूरी की 100 की 100 आई। जैसे ही इनको वायुमंडल मिला, वायुमंडल मिलते ही ये 35% भाग है वो वायुमंडल से परावर्तित होकर के वापस लौट गया, किसी प्रकार का कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ा। पीछे रहा शेष भाग 65 भाग। ये 65 भाग क्या करता है, वायुमंडल में प्रवेश करता है। जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसें, धूल के कण, जलवाष्प, इनको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। कितना हिस्सा अवशोषित करती है, 14 हिस्सा ये अवशोषित कर लेती है। तो 65 में से 14 हिस्सा जब अवशोषित कर लिए तो पृथ्वी की धरातल तक कितने हिस्सा पहुंचता है, 51%। यानी 51 यूनिट है वो पृथ्वी की धरातल पर पहुंचती है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जो पृथ्वी पर जो किरणें आती है वो लघु तरंगों के रूप में आती है, ठीक है, और दीर्घ तरंगों के रूप में वापस लौटती है। तो ये 51% भाग क्या करता है, पृथ्वी को गर्म करता है। पृथ्वी गर्म होने के बाद जो विकिरणें निकालती है उन विकिरणों को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। ये जो विकिरणें निकलती है इनको क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं। पार्थिव विकिरण किस रूप में निकलती है, दीर्घ तरंगों के रूप में, यानी बड़ी होकर के आती तो कैसी है, छोटी, और जाती है तब कैसी होती है, बड़ी हो जाती है। जैसे एक बच्चा जब नौकरी देने के लिए जाता है तो कैसा रहता है, छोटा, जैसे नौकरी लग जाती है कैसा हो जाता है, बड़ा। तो पार्थिव विकिरणें जो आती है वो कैसे रहती है, छोटी, सौर विकिरणें आती है कैसी रहती है, लघु, यानी छोटी, लघु तरंगों के रूप में आती है, जाती है तब कैसी हो जाती है, दीर्घ तरंगे। तो 51% जो ये तरंगें आती है, इन 51% में से केवल 17% तो क्या होती है कि जैसे ही आती है वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है, वो किसी प्रकार का कोई पृथ्वी पर प्रभाव नहीं डालती है। तो 17% जो 51 में से 17% जो यूनिट है वो सीधे अंतरिक्ष में मुक्त हो जाती है। शेष रहती है 34%। वो 34% पार्थिव विकिरण के रूप में क्या जाती है, वायुमंडल में। वायुमंडल में वापस इस 34% को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार वायुमंडल का हीट बजट, वायुमंडल का ऊष्मा बजट कितना हुआ, 14% तो आते समय इसने अवशोषित कर लिया था और 34% इसने जाते समय अवशोषित कर लिया था। तो वायुमंडल का जो हीट बजट है वो कितना है, 48 यूनिट। ये सवाल पूछा जाता है, वायुमंडल का हीट बजट है या वायुमंडल द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। तो उसमें ये वही ऑप्शन रहेगा 14, उसमें 34 भी रहेगा, उसमें 48 भी रहेगा, उसमें 35 भी रहेगा और उसमें 17 भी रहेगा। तो आपको चूज करना है कितना रहेगा, 14। तो आते वक्त लघु तरंगों के रूप में कितना अवशोषित कर लिया था, 14। जाते समय कितना अवशोषित किया था, 34। तो टोटल कितना हो गया, 48 यूनिट। ठीक है सर, 48 यूनिट ये वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है और 17 यूनिट सीधे अंतरिक्ष में मुक्त हो जाता है। तो अब देखिए 48 यूनिट तो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित हो गया था आते और जाते सब, और 15 जो यूनिट है, 17 जो यूनिट है डायरेक्ट अंतरिक्ष में चला गया था। तो 48 प्लस 17
टोटल कितने हो जाते हैं 65 यूनिट। तो जो 65 यूनिट हमें मिली थी वायुमंडल में प्रवेश करते 65 यूनिट जो मिली थी, उसमें से 14% तो आते ही वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो गई थी। उसके द्वारा बाद में 51% जो मिली, 51% पार्थिव विकिरणों के रूप में वापस पार्थिव विकिरणों के रूप में पृथ्वी को ऊर्जा गर्म करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। इसमें से 51 में से 17 यूनिट जो होते हैं वो सीधे अंतरिक्ष में चले जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और 34 यूनिट होते हैं वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब देखिए, इस 34 यूनिट का भी पूछा जा सकता है कि जो पहले हम देखते हैं 45%, ये जो 35% है, ये जो 35% यूनिट जो परावर्तन होता है वो किस किस रूप में होता है। यानी जो अंतरिक्ष में जो बादल रहते हैं उनके द्वारा 27, वायुमंडल जो वहाँ जैसे वायुमंडल में आती है तो 6 यूनिट जो वायुमंडल के द्वारा परावर्तित हो जाती है, और पृथ्वी की सतह से, यानी जो पृथ्वी की वास्तविक जो सतह है, वास्तविक रूप में जो अंतरिक्ष से बाहर जो ऊर्जा जाती है वो 2 यूनिट जाती है। तो इसे मिलाकर के कुल 35 यूनिट है जो पूर्णतया परावर्तन कर देते हैं, उनका किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं रहता है। दीर्घ तरंगे, ये जो 34 यूनिट दीर्घ तरंगे हैं वो किस रूप में वायुमंडल में मुक्त होती है कि उन 34 यूनिट में से 19 यूनिट है वो संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में काम में आ जाती है। संघनन की गुप्त ऊष्मा का मतलब जो वायुमंडल में जो जलवाष्प है जब वो संघनित होती है तो उसको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में 19% जो ऊर्जा है वो काम में आ जाती है। 9% जो ऊर्जा है वो विक्षोभ के रूप में प्राप्त होती है। किसके रूप में? विक्षोभ के रूप में। जो वायुमंडल में विक्षोभ होते हैं, संवहन क्रियाएं होती है, उसके रूप में इसको प्राप्त हो जाते हैं। और 6% जो होती है वो प्रभावी विकिरण के रूप में जो अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है सर। अब जो ऊष्मा होती है उसके संचरण की विधियां, यानी ये जो ऊष्मा किस रूप में, ये जो दीर्घ तरंगे हैं वो किस रूप में वापस एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है, उसकी 3 विधियां हैं। ये महत्वपूर्ण विधियां हैं, पूछा जा सकता है। ऊष्मा की संचरण की विधियां, प्रथम विधि है चालन विधि। ये केवल ठोस पदार्थों में होती है। चालन किस में? केवल ठोस पदार्थों में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई ठोस पदार्थ है, उसके कण आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक ऊर्जा जैसे ही इसको यहाँ से हीट मिली, यहाँ से इस पदार्थ को हीट मिली, हीट मिलते ही क्या होगा, पहला जो सबसे नज़दीक का कण है वो हीट ऊर्जा प्राप्त करेगा। उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही ये ऊर्जा अगले कण को, ये यहीं अपनी जगह स्थिर रहते हुए अगले कण को क्या करेगा, ऊर्जा ट्रांसफर करेगा, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, पांचवें को, छठे को, ऐसे करते करते ये अंतिम बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। तो अपने स्थान पर स्थिर रहते हुए कणों द्वारा एक कण से दूसरे कण में ऊर्जा का स्थानांतरण करना कौन सी विधि कहलाती है? चालन विधि। यानी चलना, अपने स्थान पर रहते रहते ही चलना, अपने स्थान पर रहता है लेकिन कहीं जाता नहीं है, तो ये कौन सी विधि हो गई? चालन विधि। संवहन विधि। संवहन का मतलब होता है जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, तो पानी को गर्म करते हैं तो आपने देखा भी होगा, पानी को गर्म करते हुए जैसे सर्दियों में रोड लगाते हैं तो देखना आप, जो नीचे का पानी है वो ऊपर आता है और ऊपर का पानी कहाँ जाता है? नीचे जाता है। जो ऊपर का, नीचे का पानी वो ऊपर आता है, यानी जो ठंडा पानी है वो गर्म होकर के क्या करता है? ऊपर की तरफ आता है। गर्म पानी हल्का होता है, जलवाष्प हल्की होती है, जिसके कारण क्या आ जाती है? ऊपर उठ जाती है। तो जब कण गर्म होता है, जैसे ही उसको ऊष्मा मिलती है वो अपने नज़दीकी कण को नहीं देता है, जबकि हल्का होने के कारण उठ करके ऊपर आ जाता है, उसका स्थान लेने के लिए दूसरा कण नीचे चला जाता है। तो संवहन यानी खुद वहन करना, स्वयं वहन करते हुए जब आगे तक जाता है, यानी तो साथ वाले को ट्रांसफर नहीं करता है, खुद वहन करता है और उस ऊर्जा को लेकर के ऊपर आता है। तो संवहन यानी खुद वहन करते हुए ऊर्जा को ऊपर तक लाता है, दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, वो कौन सी विधि है? संवहन विधि। चालन विधि होती है वो केवल ठोस पदार्थों में, संवहन विधि होती है वो केवल तरल पदार्थों में। विकिरण विधि। विकिरण विधि का मतलब होता है कि जब निर्वात में, हमने जब पिछले बिंदुओं में पढ़ा है कि जब निर्वात में ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो उससे कौन सी विधि काम में आती है? विकिरण विधि। क्लियर है सर?